नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश में नहीं जो दुनिया में भी रहते हैं भारतवासी आज जश्न आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को उस शहादत के बदले हमें अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियों से आजादी की सांस मिली और जब से हम मनाते हैं जश्न आजादी। लेकिन इस आजादी की वर्षगांठ के साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या वास्तव में हम उस शहादत को सही मायने में सलाम कर पाते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि दे पाते हैं? आजादी को क्या उसी रूप में जिन्होंने शहादत दी थी, बलिदान दिया था, कुर्बानी दी थी, क्या आज हम उसकी रक्षा कर पा रहे हैं? बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं मुल्क के सामने और ऐसा क्या हुआ कि हम यह सवाल खड़ा कर रहे हैं? अब आप मजमून देखिए हमारे एजेंडे का, और उसके बाद हम हमारे साथ में इस मौके पे जो बैठे हुए हैं हमारे अतिथि उनसे मुखातिब होंगे और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। जरा एक बार मजमून देखिए। हिंदुस्तान अंग्रेजों की दास्ता रूपी बेड़ियों से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। यह आजादी हमें अंग्रेजों ने खैरात में नहीं दी, बल्कि देश के उन रणबांकुरों की कुर्बानी और शहादत की वजह से मिली थी, जिन्होंने अंग्रेजों को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज एक क्रांतिकारी को फांसी लगाते तो 10 और खड़े मिल जाते। हालात ये थे कि अंग्रेजों के फंदे कम और सिर ज्यादा थे। यही वजह थी कि मजबूर होकर अंग्रेजी हुकूमत को देश छोड़ना पड़ा और हमें मिली आजादी। हमें आजादी तो मिली, लेकिन समय के साथ साथ हम आजादी के मायने भी भूलते जा रहे हैं। आज देश व्यक्तिगत स्वार्थ या कहीं सत्ता की लालसा हावी होती जा रही है और वह वक्त वह था जब मैं नहीं मुल्क चाहिए तभी दी गई शहादत आज केवल सत्ता की कुर्सी दिखाई देती है। और यही वजह है कि देश के सामने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, मॉब लिंचिंग, नक्सलवाद जैसी घटनाएं मुंह बाएं खड़ी है। हम सत्ता की लालसा में इतने अंधे हो गए हैं कि जातियों को जातियों से, धर्म को धर्म से और व्यक्तियों को व्यक्तियों से लड़ा रहे हैं। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि हम आजादी के सही मायने में जश्न मना पा रहे हैं? क्या अतीत में यही दिन देखने के लिए शहादत दी गई थी? देश के सामने चुनौतियां बहुत है। अभी भी वक्त है कि हम जागे, उठे और आगे बढ़े। इन चुनौतियों के खिलाफ तभी सही मायने में हम मना पाएंगे जश्न या आजादी और उन वीर जवानों को दे पाएंगे सच्ची श्रद्धांजलि। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले जश्न आजादी देखिए, आखिर जश्न आजादी के मायने क्या थे और आज हम किस मोड़ पे खड़े हैं। आज मैं हावी हो रहा है, हम नहीं, मुल्क नहीं। सत्ता की लालसा इस कदर हमारे दिल और दिमाग में हावी है। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, ये वो चीजें हैं जो किसी भी मुल्क के सामने लोकतंत्र को खोखला करने के लिए काफी होती हैं। बिगड़ता कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो टूटता है, खड़ा होता है। जब कई बार ऐसे दहशतगर्दों ने दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा खड़ा रहा, टूटा नहीं। ये वो वजह हो सकती है कि जो कहा जा सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके रक्त में वो पारिवारिक हेरिडिटी होती है, जिसकी वजह से वो खड़े रह पाते हैं। हिंदुस्तान में भी वही है। चले हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर जी चंदेल साहब हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं, राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, दीपक मिश्रा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं धर्मवीर जी, हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारा एजेंडा आज का मुद्दा अखर रहा होगा कि जश्न आजादी पूरे मुल्क में मनाई जा रही है, तिरंगा हाथों में है, कहीं मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, कहीं देश की आजादी के तराने चल रहे हैं और हम एक ऐसे मुद्दे को ले रहे हैं जो हो सकता है किसी को चुभ रहा हो, लेकिन कड़वा सच भी यही है कि आज आजादी के मायने बदल रहे हैं। मैं व्यक्तिवाद हावी होता जा रहा है। क्या वास्तव में मान सकते हैं कि सही मायने में जश्न आजादी मना पा रहे हैं? आप सही कह रहे हैं कि देश को लंबे संघर्ष के बाद, असंख्य लोगों के बलिदान के बाद एक वो सुबह आई जब देश को आजादी मिली। लेकिन 70 सालों की अवधि में मुझे लगता है कि देश की जनता को जो मोहब्बत 15 अगस्त 1947 से पहले होती थी, उस मोहब्बत में कहीं न कहीं कमी आई है। एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि जिस तरह देश को आजादी मिली, आजादी के बाद जिस तरह सरकारों का गठन हुआ और साल दर साल लोकतंत्र मजबूत होता चला गया, उस लोकतंत्र की मजबूती पूरी दुनिया में भारत की अलग शान है, अलग पहचान है। जब देश आजाद हुआ उसी दौरान दुनिया के अन्य मुल्कों में भी आजादी आई, लेकिन हम देखते हैं क्या वहां लोकतंत्र जीवित है, क्या वहां पर गणतंत्र आज शोभित है। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहां लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही शासन का संचालन हो रहा है।
यह एक कीर्तिमान है जो देश की जनता ने, यहाँ के राजनेताओं ने स्थापित किया है। यदि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ही पाकिस्तान को भी आजादी मिली, लेकिन वहां लोकतंत्र को नजरअंदाज कर दिया गया, बाद में उसको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन जब भारत को आजादी मिली, उस समय यह अपनाया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। तो दुनिया के जो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई जा रही है। क्या यह अशिक्षा के मामले में जो देश पिछड़ा हुआ है, क्या वो लोकतंत्र का अर्थ समझेगा? क्या यह मुल्क इस बात को जानेगा कि हमारे मताधिकार से हमारी सरकार का चुनाव होगा? लेकिन देश के नागरिकों ने उस भ्रम को तोड़ा और लोकतांत्रिक पद्धति जो देश में अपनाई गई, वो साल दर साल विकास करती चली गई। मैं एक बात कहूंगा कि यदि आप आपातकाल के थोड़े से पीरियड को इस देश से हटा दें, तो मुझे लगता है कि एक गौरवशाली इस देश का लोकतंत्र रहा है, जहां पर सरकार का निर्वाचन व्यक्ति अपने वोट के माध्यम से करता है। हम देखते हैं कि जब राजतंत्र था, तो उस दौर में रानी के पेट से पैदा होने वाला बालक ही राजा बनता था। लेकिन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, उन शहीदों के बलिदानी परंपरा ने एक सिद्धांत अपनाया कि जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट लेगा, जो दल सबसे अधिक वोट लेगा, उसके आधार पर चुनाव होगा, वो हमारे सत्ता का संचालन करेंगे। ये एक ऐसा मुल्क है योगेंद्र जी, जहां पर सत्ता में बदलाव पिस्टल की नोक पर नहीं होता है, टैंक के बारूद पर नहीं होता है। लोग आसानी से वोट देते हैं। हो सकता है कि बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आती हो, लेकिन इसके बावजूद हमने सफल लोकतंत्र की यात्रा पूरी की है। इसके लिए मैं देश के उन असंख्य नर नारियों का अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इस लोकतांत्रिक पद्धति में कुछ कमियां खामियां रही हैं। उन कमियां खामियों को दूर करने का दायित्व मूल रूप से राजनेताओं को है, और राजनेताओं के बाद जो सरकार का निर्वाचन होता है, जो सरकार आती है, उनको ये देखना है कि किस प्रकार इस देश में जातिवाद खत्म हो सकता है, किस प्रकार इस देश में सांप्रदायिक घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। क्योंकि इस देश की यह भी खूबसूरती है कि यहां पर विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न रंग रूप के लोग रहते हैं, विभिन्न बोलियों के लोग रहते हैं, विभिन्न नामों के लोग रहते हैं, फिर भी हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और एक साथ विकास की यात्रा में हम शामिल हैं। तो ऐसा मैं मानता हूं कि कुछ कमियों को यदि हम नजरअंदाज कर दें, कुछ कमियों को हम यदि दुरुस्त कर लें, तो मुझे ये कहने में गर्व का एहसास होगा कि भारत दुनिया का सबसे सबल, प्रबल और मजबूत राष्ट्र है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये भी बात कही जाती है। लेकिन जैसे आपने खुद ने भी अभी कहा कि कुछ चीजें ऐसे हैं कि जिसमें व्यक्तिवाद हावी होता जा रहा है, सत्ता की लालसा, वोट बैंक, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो देश के उन महापुरुषों को भी एक सीमित दायरे में, संकुचित दायरे में सिमेट करके रख दिया है। चले आप साहब पंकज जी हैं। पंकज जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जश्न आजादी, इसमें कोई बात मैं कहूंगा कि बिल्कुल मनानी चाहिए, और हमें ये हमारे उन फेस्टिवल से भी ऊपर है जो हमें पर्टिकुलर अगर किसी कास्ट, धर्म, उनको मनाने के लिए कहा जाता होगा। लेकिन जश्न आजादी तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान है तो वो पर्व भी हमारे हैं, वो पर्व है। लेकिन आज भी वोट की भूख ने इस कदर हमें पीछे धकेल दिया है, पीछे उस मायने में, संस्कारों में या लोकतंत्र के मूल्यों के मायने में। देश सुई नहीं बनाता था, आज हवाई जहाज खड़ बना रहा है, लड़ाकू विमान बना रहा है। विकास में कोई कमी नहीं रही है, लेकिन हमारी सोच बदलती जा रही है। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज आजादी की पूर्व संध्या के ऊपर सबसे पहले हम उनको याद करें कि जो ज्ञात और अज्ञात जो शहीद थे, क्योंकि बहुत सारे नाम हमें ज्ञात रहे, बहुत सारे नाम जो है अज्ञात रहे। उसके साथ साथ 1947 के अंदर इस देश ने जो है केवल शहीद ही नहीं, बल्कि जब जो विभाजन था उसमें 10 लाख से अधिक जो परिवारजन थे, उन लोगों ने जो है उस धर्म के नाम पर जो है उनकी जो हत्याएं की गई, उसको भी जो है सहन किया, उसको भी जो है अपने जो है एक तरीके से जो है गिरिबाद में जो है दबा करके रखा, और आजादी जो है पा करके उस देश को वापस से सबल बनाने की जो है कोशिश की गई। और हम लगातार इस कोशिश के ऊपर जो है काम करते रहे। और आज निश्चित रूप से जो है यदि आप याद करें तो माननीय अटल जी की जब सरकार थी, तो अटल जी की सरकार ने कहा कि ये काम खाली हम ये कहें कि सरकारों ने किया तो शायद ये गलत होगी, क्योंकि सरकारों के साथ साथ जो है इसके अंदर देश के उस टाइम जो 100 करोड़ लोग थे, 100 करोड़ लोगों का जो है बेसिकली इसके अंदर एक एक व्यक्ति का योगदान है, और इस देश के इन लोगों के योगदान से जो है निश्चित रूप से प्रगति करी है। आपने कहा कि हम कई मायनों के अंदर हम नहीं जो है रह पाए
तो निश्चित रूप से देखिए, आप पूरा यदि आप देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीजें की, लेकिन हाँ, जो आजाद भारत को जो परिकल्पना बाबा साहब ने की, जो परिकल्पना जो है सरदार पटेल ने की, जो परिकल्पना बाकी लोगों ने की, शायद उनके अंदर कहीं ना कहीं गांधी जी ने की, उन परिकल्पनाओं को पूर्ण करने के अंदर जो एक तो समय लगा, वो काफी लगा। आप खुद देखें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो उस टाइम पर परिकल्पना की, उनमें कहीं ना कहीं कमी आई। और आपने कहा कि ये अब व्यक्तिवाद, मैं कह रहा हूं कि आप व्यक्तिवाद को देखें तो ये बात अभी की नहीं थी, 1947 में भी जो है कहीं ना कहीं इन चीजों पर रहा, तभी जाकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वहां से अलग हुए। तो ये जो चीजें थी, ये जो कई चीजें ऐसी थी, वो जो है लोकतंत्र। आपको लगता है कि लोकतंत्र स्थापित हुआ, यानी कि उससे लोकतंत्र भी जो हमें एक संविधान मिला वो बाद में मिला, आजादी पहले मिली। आजादी के वक्त भी आप जो कहना चाह रहे हैं कि उसी वक्त से व्यक्तिवाद का दंश देश झेल रहे? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, हमने कहा, गांधी जी ने कहा, आजाद होने के बाद गांधी जी ने कहा स्वराज हमें मिला, लेकिन स्वराज हमें स्थापित करना होगा। ये खुद गांधी जी के शब्द थे। और इन्होंने इसीलिए कहा कि उस टाइम पर जो चीजें थी, लगातार जो है हम चीजों को पाने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे पास में जो आज का जो हमारे पास चाहे सैनिक बेड़ा हो, चाहे हमारे पास यदि आप देखें तो अन्न की बात हो, आज जब जवाहरलाल शास्त्री जी थे, तो शास्त्री जी ने जो है एक चीज कही थी कि अपने यहाँ पर जो है हरित क्रांति को ला करके जब जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर जो है आज पॉपुलेशन के भारी दबाव के बाद भी आज इस देश उस उन्नति पर खड़ा हुआ है कि आज जो है अन्न उत्पादन हो, चाहे बेसिकली सैन्य शक्ति हो, चाहे कोई भी चीजें हो, इनके अंदर जो है वो खुद जो है समर्थ है, स्वाभिमान है। लेकिन आपने जो बात की कि आज के उसके अंदर कई जो समस्याएं थी, हाँ, उन चीजों में रही कि आज जो है उसी जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, आज उसी प्रदेश के अंदर जो है लोग इस बात के नारे लगाएं, और वो भी जो है 15 अगस्त की से पहले या इस स्वतंत्र भारत के अंदर, है ना, कि अफजल तेरे हम शर्मिंदा हैं, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं। आज इस तरीके की नारे हैं, या चाहे जो हैं बहुत सारी जो चीजें हुई, अफजल जैसे लोगों को जो है वहां श्रद्धांजलि दी गई, जेएनयू में जो हुआ बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे लगता है कि कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं, ये इतने टाइम तक नहीं सुलटना, ये कहीं ना कहीं हमारे आज भी दंश है, जिनको हमें अभी सुलझाना होगा, जिनको हमें आज लाना होगा। और उसके अंदर न केवल इस चीज की कि सरकारों की इस चीज में है, निश्चित रूप से जो चंदेल साहब ने कहा कि आज भी जो है हमारा लोकतंत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कमियां खाली भारत में नहीं आई, बाकी जगह भी आई, लेकिन हम आज भी उन चीजों के ऊपर जो है, जिन चीजों का विकास बहुत सारे देशों ने हमसे बाद आजादी प्राप्त की, वो हमसे आगे निकल गए, तो कहीं ना कहीं हम जो है पीछे रहे। लेकिन इस चीज के लिए एक एक व्यक्ति जो है, आज हम लोग जो है खुद जो है सबल हैं। और मैं लौटूंगा, राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। दास्ता की वीडियो से तो हम बाहर निकल पाए, अंग्रेजी हुकूमत को हमारे दीवानों ने ये कहें कि जिन कुर्बानी की वजह से दाखिला उन्हें जाने को मजबूर कर दिया। मैंने एक लाइन लिखी हुई थी इसमें कि अंग्रेजी हुकूमत के हाथ पांव तब फूलते थे जब एक फांसी का फंदा होता था और 10 क्या कहें क्रांतिकारी सामने होते थे। कहा जाता था कि फंदे कम और सिर ज्यादा होते थे। राजीव जी, एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि जो मायने हैं आजादी के, क्या वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि हम उस शहादत को दे पा रहे हैं जो जिसके हक बनता है, हमें देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि देश ने विकास नहीं किया, हम आगे नहीं बढ़े, लोकतंत्र की मजबूती है, सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजों में आज भी हम बहुत धोखे में हैं, बहुत बहकावे में हैं, छलावे में हैं, और जबरदस्ती का हम दम भरते हैं कि हम बहुत आगे हैं। देखिए युगेंद्र जी, 1947 में हम अपने पीछे जाएं तो बहुत लंबी गुलामी हिंदुस्तान के पास रही। अब में 200 से ज्यादा वर्षों तक अंग्रेज जिस देश पे शासन करते हों, और जब ये संघीय ढांचा बना तो 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को मिला के एक संघीय ढांचा बनाना पड़ा। जैसे धर्मवीर जी बोल रहे थे, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शुरुआत। और मैं कहूंगा कि ऐसा सबल लोकतंत्र जो कि आज भी अमेरिका में 155 साल 60 साल के लोकतंत्र होने के बाद भी वहां पे चुन के लोगों को वोटिंग अधिकार दिए जाते हैं। हमारे 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है। और इस देश के अंदर जब महिलाओं की बात करें, इतनी पिछड़ी हुई थी उस वक्त, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई ऐसा पद बचा नहीं जिसके महिलाएं नहीं पहुंची हों। ये एक साफ चीज बताता है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र निश्चित रूप से परिपक्व हुआ है। 33 करोड़ की जनता से 125-30 करोड़ की जनता तक होने के अंदर 100 करोड़ लोग बढ़ गए। आप कितनी भी तेजी से उन्नति करो, प्रगति करो,
इतनी बड़ी पॉपुलेशन के सामने कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 70 वर्ष में भारत ने क्या कहा। आपने खुद ने बताया सुइस एयरक्राफ्ट बनने लगा। मैं 1000 चीजें बता सकता हूं कि आर्थिक सुधार 45 वर्ष पहले का समय, उसके बाद 91 के बाद का आर्थिक सुधार का इस बात का समय, देश की प्रगति, सेवा क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं, सैन्य शक्ति कहां से कहां पहुंच गई, चौथे स्थान पर भारत पहुंच गया, अंतरिक्ष में हम कहां पहुंचे, ये सबको मालूम है। आज इंटरनेट और मोबाइल फोन का जिससे संचार क्रांति इस देश के अंदर हुई है, वो हरित क्रांति, दूध क्रांति और उसके बाद संचार क्रांति, ये सब पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिस तरीके का अन्न उत्पादन होता है, दलहन का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है, ये सब बातें जरूर है। लेकिन मैं आपकी बात के ऊपर आता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से हम जो इस देश का जो धर्मनिरपेक्ष जो स्वरूप है उसके ऊपर आज आते हुए देख रहे हैं। व्यक्तिवाद की जो आपने बात कही उसके बारे में हम देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि संविधान की जो संस्थाएं इस देश को आजाद कराने वाले लोगों ने जो सोच के बनाया था उनको तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की जा रही है। ये जो माहौल है पूरे देश के अंदर, अगर हम अभी भी हिंदू मुस्लिम खेल रहे हों और उसके बाद सोचे कि देश की प्रगति हो सकेगी तो बड़ा मुश्किल होगा। जिस तरीके की बातें और उन ताकतों को खत्म करने की जगह अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, अगर उनको ऐसे लोगों को जिनको सारे कोई भी वर्ग हो जिसकी आलोचना करना चाहते हैं, अगर उनको हम महामंडित करते हैं तो मेरे ख्याल से चिंता का विषय सोचने का आता है कि आज 21वीं शताब्दी का जो भारत है और हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, एशिया की शताब्दी बनाने की बात करते हैं, उसके बीच में इस तरीके के धक्के उसी सोच कहां से बीच में आ रही है। तो मेरे को लगता है कि निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक आज की तारीख के अंदर दिया है। हम देश के वीरों को भी सलाम करते हैं, देश की आजादी जिन्होंने दिलाई उन शहीदों को भी सलाम करते हैं। उसके साथ साथ क्या हम एक व्यापक सोच वाला भारतवर्ष बनाना चाह रहे हैं, एक जो हमारा वसुधैव कुटुंबक का जो हमारा हमेशा सोच रही है उसमें मेरे को अड़चन नजर आती है। उसके लिए चाहे राजनेता जिम्मेदार बताएं, चाहे यहाँ की आम पब्लिक जिम्मेदार हो, मुझे मालूम नहीं, इस पर सोच विचार करना पड़ेगा कि हम अपनी प्रवृत्ति से बाहर निकले। एक ये देश क्योंकि संचार साधनों के बाद एक ग्लोबल विलेज बन चुका है दुनिया, उसके बाद हिंदुस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। अगर विश्व के बाकी सारे मुल्क जिस तरह की सोच करते हैं उनसे अगर हम अलग सोच रखेंगे तो हम कभी भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। चाहे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, चाहे चौथी बड़ी सामरिक अवस्था बन जाए, पूरा विश्व आपको अगर मॉब लिंचिंग होगी, अगर रेप होंगे, अगर फ्रॉड्स होंगे यहाँ पे, तो निश्चित रूप से आप कभी भी एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्रीय करेक्टर के रूप में, नेशन फर्स्ट, करेक्टर फर्स्ट, तब तक आप ये इसके भी पहुंचेंगे, राष्ट्रवाद की बात करना बेकार है। जी चलिए दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा इस मुद्दे पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम जश्न आजादी की और उसके मायने की। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। एजेंडा यह है कि क्या वास्तव में आजादी जिस मायने में हमें मिली थी आज उसको हम बरकरार, उसकी रक्षा, हम उसका ख्याल रख पा रहे हैं? सर्वप्रथम हम सभी शहीदों को सादर नमन, जिनकी वजह से कि आज हम एक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए। बिल्कुल हमने बहुत बड़े संघर्ष के बाद में इसको प्राप्त किया और इसे प्राप्त करने के बाद में मैं कहीं ना कहीं मैं सीधी इस बात पर आऊंगा कि उन सभी शहीदों को आज कहीं ना कहीं कुछ पछतावा हो रहा होगा कि किस तरह के देश को बनाने की हमने परिकल्पना रखी थी और किस तरह का देश किस तरफ को जा रहा है। आज 70-72 वर्ष हो चुके हैं हमको आजादी को। 72 वर्ष बाद भी आज इस देश के अंदर में किसान को सिर्फ इसलिए आत्महत्या करनी पड़ जाती है कि उसको उसके कुछ पैसे का लोन जो उसने सरकार से लिया है वो चुका नहीं पाता। आज मजदूरों को अपने आप को आत्महत्या के लिए मजबूर करना पड़ता है। यहां पर आज भी 70 वर्ष के बाद में युवा बेरोजगार है। आज भी पूरे देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार का बोलबाला ना। मंत्रियों से मिलना बड़ा मुश्किल है, विधायकों के घर जाना मुश्किल है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तो बात ही बहुत दूर। जैसी बात चंदेल साहब ने कही थी
कि राजाओं की सरकार से हटकर हम यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आए। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम आए, हमने प्रयास वही किया, लेकिन कुछ उस प्रकार के राजा, कुछ उस प्रकार के लोग, उन्होंने फिर से इस पे कब्जा जमा लिया, चाहे वो मुलायम का परिवार रहा हो, चाहे वो लालू जी का परिवार हो, चाहे यहां वसुंधरा जी का हो, गहलोत जी का हो। ऐसे हमने बहुत से परिवार देखे हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर में अपना वर्चस्व राजनीति के अंदर में बना रखा है, वो किसी और को आगे आने नहीं देते। ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पास में कोई बदलाव होगा? बिल्कुल हम आजादी की सांस ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ आजादी की सांस ले पा रहे हैं। बाकी आप सुबह से लेकर शाम तक अगर राजनीतिक व्यवस्थाओं को अगर आप देखेंगे, आप यहां पे अगर ब्यूरोक्रेट्स को देखेंगे, इस पूरे प्रोसेस के अंदर में कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से छली जा रही है। लगातार नीयत की भारी कमी है इस देश में, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं। आज एक मात्र छोटे से राज्य के अंदर में शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यापारिक साधनों से हटाकर जनता के हित में कार्य करने के लिए बना दिया गया, और हमने देखा कि पूरा विश्व आज देख रहा है दिल्ली के अंदर में स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यों। आप पूरे देश के अंदर में 70 वर्ष के अंदर हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इन सब सवालों पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस पर मनन करने की आवश्यकता है, सभी राजनीतिक दलों को भी, जनता को भी और हम सबको। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, कहीं भी आप देख लीजिए कि हम व्यक्तिवाद किस तरह से हावी होता जा रहा है। आज हम रोज देखते हैं संविधान बनाया अंबेडकर साहब ने, हालात ये हो गए कि पर्टिकुलर एक तबके के लिए ठहर करके रह गए अंबेडकर। मजबूरी में राजनीतिक दलों को उन्हें याद करना पड़ता है कि कहीं हमारा वोट बैंक छिटक ना जाए। नेहरू केवल एक पार्टी के बन करके रह गए, श्यामा प्रसाद केवल एक विचारधारा के बन करके रह गए। कोई याद करता है भगत सिंह, आजाद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक? उनको कोई याद करता है? क्योंकि उनका पर्टिकुलर कोई वोट बैंक नहीं है। उनके आने वाली जो पीढ़ी थी वो कोई सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई। क्यों भारत रत्न में दोहरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है? केवल सिर्फ इस वजह से कि ताकत का एहसास कराना बहुत जरूरी है। आज हम सत्ता की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के आप स्वार्थ कहीं भी देख सकते हैं, केवल वोट बैंक के नाम पे झलकता है। अगर आज हम फैसले लेते हैं तो ध्यान में रखा जाता है कि किस तबके को इसका लाभ मिल सकता है। 20 को फायदा होना चाहिए, 5 चाहे उसकी वजह से सुसाइड भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात ये हो रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम जश्न आजादी या उन आजादी के उन दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं? किस मायने में दे रहे हैं? हम जंगे आजादी से जश्न आजादी तक आए। जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी ने बताया कि बहुत सारी व्याधियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। कहीं न कहीं लोग संविधान को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मुझे संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का वो स्पीच याद आता है जो उन्होंने अंतिम रूप में कहा था कि यदि ये संविधान कहीं असफल साबित होता है, कहीं बेकार साबित होता है, तो संविधान की असफलता नहीं है, असफलता है उसको लागू करने वाले लोगों की, कि आपने कैसे लोगों का निर्वाचन किया है। यदि आपने ऐसे लोगों का निर्वाचन किया है जो व्यक्तिगत आतंक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, आपने ऐसे लोगों का आचरण किया है जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सत्ता तक ही काबिज रहने की है, तो ऐसे में सोचना होगा कि हमें संविधान को गाली देनी है या उन लोगों पर चिंतन करना है जिनका हमने निर्वाचन किया है। संविधान में कहीं कोई कमी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो वेंकट चलिया जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो उनके नेतृत्व में एक आयोग बना और ये चर्चा हुई कि आप इस संविधान का विश्लेषण कीजिए, क्या इसको बदला जाना चाहिए, इसको या नया संविधान बनाना चाहिए। वेंकट चलिया जी ने काफी अनुसंधान किया। उसके बाद जो उनकी रपट आई उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने दुनिया के अनेक संविधानों का अध्ययन किया है और मुझे लगता है कि जो भारत का संविधान है बहुत मजबूत, बहुत समृद्ध और एक ऐसा संविधान है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात को प्रखरता से कहने का अधिकार है। जैसा कि आपने कहा कि आज इस देश को आजादी में ऐसे अनेक लोग कुर्बान हो गए, वो कुर्बान हमारे लिए हो गए कि हम आजादी में सांस ले सके, हम इस मुल्क की तामीर को अधिक मजबूती से कर सके। उन्होंने अपने सपने हमारे लिए बलिदान कर दिए। जैसा कि आपने बताया कि लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बिसेंट, ऐसे अनेक लोगों की श्रृंखला है जिनको हम भूल गए हैं। नई पीढ़ी को नहीं जानती कौन एनी बिसेंट था। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे, हम उनको भूल गए। हम ऐसे लोगों को भूल गए, भगत सिंह को, जिन्होंने जब उनकी मां उनसे मिलने आई तो मां बेटे के बीच संवाद हुआ। बेटे ने कहा कि मां आज की रात मेरी आखिरी रात है और कल मैं सुबह फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। तो मां की आंखों में आंसू आ गए। तो बेटे को बड़ी पीड़ा हुई भगत सिंह को। तो उन्होंने कहा कि मां
आप एक शहीद की मां होकर रो रही हैं। तो जो उनकी मां थी विद्यावती, उन्होंने कहा कि मैं इस बात पे नहीं रो रही कि कल आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, मैं इस बात पर रो रही हूं कि मेरी कोख पर रो रही हूं कि यदि इस कोख ने एक और भगत सिंह पैदा किया होता तो उसे भी मैं भारत माता के चरणों में समर्पित कर देती। वो ऐसी बलिदान युग था। आज हम देखें कि ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, इन महज 70 सालों में हम इतना बदल गए कि सिर्फ वोट 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 उसके आगे हम नहीं देखते हैं। क्योंकि जब तक हमें वोटों की राजनीति को अलग हटकर विकास की राजनीति की बात करेंगे, तभी देश का चहुमुखी विकास हो पाएगा। इसके लिए राजनेताओं को चिंतन करना होगा कि जो क्षेत्रवाद है, जो सांप्रदायिकता है, जो भाषावाद है, इनसे मुक्ति पाकर हम कहीं न कहीं विकास की चर्चा करें। हम ये चर्चा ना करें कि भाई आपने उसका लाभ लिया था और हमने इसका लाभ लिया है। कहीं न कहीं विकास के आयामों पर हम जब आगे बढ़ेंगे, तभी देश सही रूप में गांधी, अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अनेक लोग हुए हैं, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। और इसके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देनी होगी। मुझे याद आता है योगेंद्र जी कि जब गांधी आह्वान करते थे, गांधी ने 1942 में आह्वान किया हो, गांधी 1930 में आह्वान किया हो या गांधी 1920 में आह्वान किया हो, हजारों लोग निकल पड़ते थे गांधी के पीछे। उनको पता था कि अंग्रेज की गोली उसके सीने के पार हो जाएगी, लेकिन उनको विश्वास था कि सीना हमारा होगा, अंग्रेजों की गोली खत्म नहीं होगी, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन देश को आज आजादी हम दिलाएंगे। तो ऐसे में सोचना होगा कि इन अल्प समय में आखिर कहां गिरावट आ गई कि हम खुद के स्वार्थ में ही वशीभूत होकर रह गए। और राजनीति, एक मुझे बड़ा दुख होता है कि कई लोगों से मेरी चर्चा होती है तो मैं उनसे पूछता हूं क्या काम करते हैं आप, तो कहता है कि मैं राजनीति करता हूं। भाई गांधी तो राजनीति सेवा के लिए करते थे, पंडित नेहरू राजनीति सेवा के लिए करते थे, डॉक्टर अम्बेडकर राजनीति सेवा के लिए करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीति सेवा के लिए करते थे। और राजनीति कोई काम होगा, कोई धंधा होगा, वे समझ में नहीं आता है कि राजनीति तो एक सेवा का काम है। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई खर्चा कैसे चलता है, वो बताते खर्चा ही राजनीति से चलता है। जब राजनीति उद्योग या व्यापार हो जाएगा तो हम कैसा भारत बना पाएंगे। तो ऐसे में हमें एक रुककर देखना होगा कि आखिर कहां खामियां रही, कहां कमियां रही। मैंने ये कहा कि आज भी हम चाहे तो चुनौतियां हैं, उनको हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, उनसे दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन यही एक इच्छा शक्ति की बात है कि हम इच्छा शक्ति किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। राजनीति का व्यवसायीकरण, महापुरुषों का व्यक्तिवाद में ले जाना, थोड़ा वोट के साथ में जोड़ के देखना, मुझे लगता है कि ये एक तरह का छल है लोकतंत्र के साथ उस वक्त में आजादी के साथ। पंकज जी, आपकी बात आना चाहूंगा एक बार फिर। मुझे याद है कि आपने कहा श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी साहब का जिक्र किया, राजीव जी ने नेहरू जी का जिक्र किया। क्यों श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी केवल एक विचारधारा के होने चाहिए और नेहरू केवल एक पार्टी के होने चाहिए? देखिए, आपने कहा कि विचारधारा कि हमें जो है आजादी जब मिली तो उसमें कहीं दोहराए वाली बात नहीं कि पार्टी को कोई मेरे ख्याल में भेद हो या कोई इनका नहीं था। उसमें हमने माना कि इस देश के जो लोग शहीद हुए उन सबका योगदान था। लेकिन बात इस चीज की आई कि खुद जब संविधान बना, राज है ये बनना चाहिए कि देश जो है उन चीजों पर चले, कौन सी नीतियां ऐसी हों, कौन सी चीजें ऐसी हों जिनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी खाली नीतियों को छोड़ करके ही तो आए थे। उनका कोई किसी व्यक्ति से तो कोई बात थोड़ी थी, किसी और चीज से, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी नीतियां थी जो जिस देश को जो है, मैंने आपको कहा कि आज भी देश की इतिहास देखिए कि वो जो इतिहास कहता है कि उनको भी जो है एक बार अपने आप को जो है परिवर्तन करना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या जरूरत थी चेंज करने की, खुद मंत्री थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, और एक उसके लिए आज जो है एक बार अलग हुए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं चल पाएंगे। कहाँ गलत कहा उन्होंने? कहा इस देश को एक रखने के लिए उन्होंने कब कहा? और आज उसी विचारधारा को खत्म करने के लिए लगातार हम जो है उन सेपरेटिस्ट की बात करते रहे,
बहुत सारी जो नई पार्टियां आई, अभी हमारे मित्र ने कहा कि एक छोटा सा प्रदेश देखेंगे। अरे आप प्रदेश छोटे से क्या, इसको देखने के बाद यदि बंबई को यदि आप एक अलग कर देंगे तो वो तो इकोनॉमिक वो है। इस देश की खासियत यही है, इस देश की पूरी चीज यही है कि यहाँ पर जो है कई जगह पर, क्योंकि आप यदि मैं उस चीज पे आऊं 2 मिनट का मैं आपको समय लूंगा कि अभी यदि आप चेतन भगत साहब पे यदि वो पढ़ते है ना, तो याद आता कि हम खाली जो है आजादी के बाद में एक बेंगलोर को जो है एक सिटी बना पाए जो बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिसेज आए। आज की डेट के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीजें हैं रेवेन्यू सोर्सेज जो जहां पर हैं वो आज भी हमारे पास जो है 5 सिटीज हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन यदि है तो 5 सिटीज के ऊपर है, खुद राजीव देखेंगे। तो ये जो चीजें थी, इन चीजों में अलग एक विषय है, लेकिन आज का जो विषय था वो विषय ये था कि आजादी के बाद हमने जो चीज खोई और क्या चीज पाई। तो खोने के अंदर निश्चित रूप से देखिए हमने ही नहीं पूरे वर्ल्ड ने खोया, लेकिन हमने जो चीजें खोई वो ये खोई कि हमने आज जो है हमने कहा कि हमें जो है आजादी है। हम आजादी की जिस तरीके से कहा ना कि बोलने की स्वतंत्रता है, हमारी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं है कि अफजल तेरे कातिल जो है हम जो है शर्मिंदा है, अफजल तेरे कातिल वो है। हमारे को ये बेसिकली यहाँ पर जो है सब चीजों के लिए जो है लोगों को आने के लिए या धर्म स्वभाव की बात इस चीज के लिए नहीं है कि 40 लाख लोग आने जाने के लिए बाकायदा जो है पूरे विश्व में जो है आदमी आता है जाता है, वीजा लेता है, वीजे से जाता है आता है, उन्नति के लिए लोग यहाँ आते हैं वहां जाते हैं, लेकिन 40 लाख लोग जो है बिना किसी जो है उसके जो है घुसपैठ कर जाएं और हम उनको यदि आज गिने तो लोग कहें कि नहीं साहब ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। तो देखिए ये कोई देश के अंदर आज एक छोटी सी बात, एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है मेरा। देखिए सवाल तब खड़े होते हैं कि जब कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ कहीं पर भी झलकता है। मुझे लगता है कि मुल्क को पहले समझ के, देश को पहले समझ के कदम उठाने चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन नाराज होगा कौन खुश होगा। वो चीज का जब अभाव होता है तो कहीं ना कहीं अंदर से एक चीज ये निकल करके आती है कि कहीं इसमें वोट की बू तो नहीं आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान का हक, हिंदुस्तान का ये कहें कि उसकी फिक्र वो प्रायोरिटी नहीं रह गई है। पंकज जी इस वजह से मैं कह रहा हूं कि देखिए स्लोगन से और नहीं सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्लोगन से नहीं, मैं लंबे समय से सुनता आ रहा हूं कि खीर मांगो खीर देंगे, कश्मीर मारो चीर मांगो चीर देंगे। कोई चीर और चीख ही नहीं सुनाई मिलती है हमारे को। क्या हो गया आज लाल चौक में झंडा नहीं फहरा पाते हैं हम? क्या हो रहा है आज वहां पे? नहीं, क्यों चीख नहीं मिलती? हाँ चीख चीख, हाँ ये मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं मिली? सिर्फ इसी वजह से कि अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो उसमें हमारे स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए मैं फिर आपको कहता हूं इसलिए नहीं मिली कि हम लगातार जो है उन जिन सेपरेटिस्ट की हम बात करते रहे, जिन चीजों को करते रहे, आज कितने सालों से लगातार आप उनको फंडिंग करते रहे, किस बात के लिए करते रहे, क्यों नहीं बात की? आज फंडिंग करने वाले जो है अमेरिका ने जो है एक किसी व्यक्ति ने, खाली एक व्यक्ति के इतिहास में उसने किया था, आज आप देखिए उसके साथ कैसे व्यवहार किया और कितने साल बाद किया। हम क्यों नहीं कर पा रहे? शासन क्यों नहीं कर पा रहे? पंकज जी मैं तीनों से सवाल पूछ रहा हूं आपको, क्यों नहीं कर पा रहे? पूछ रहा हूं आपको, जिस प्रेसिडेंट के काल में हुआ उसका शासन जाने के बाद दूसरा प्रेसिडेंट आता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या थी? दूसरे आने के बाद भी उसकी प्रायोरिटीज क्या थी? कभी परिवर्तन हुई उस प्रायोरिटीज में? जो हमारे क्यों हो जाती है, लेकिन हमारे क्यों हो जाती है? मैं यही कह रहा हूं कि इसीलिए जो है आप खुद देखें तो मैं वो जो अभी चंदेल साहब ने बात कही ना, वो मैं यही कह रहा हूं कि जब बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था उन्होंने बहुत साफ सा कहा, चंदेल जी ने बहुत ठीक सा कहा कि हम जो है इसको यदि ये कभी गलत होगा तो हम इसकी पालना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ सा लिखा था कि खाली 10 साल के अंदर हम इस देश को जो है प्रबल बना देंगे, बड़ा बना देंगे, इसके अंदर से सब चीजें हटा देंगे। लेकिन 10 साल तो छोड़िए, 70 साल तक जो है हम आज भी वहीं पर हैं, आज भी गरीब वहीं पर है, आज भी जो पिछड़ा है वो वहीं पर है। कौन जिम्मेदार है सर? वही तो सवाल है मेरा, वही सवाल है। दिखाई दे रहा है तो ये कह रहा हूं कि नक्सलवाद 1968 में एक छोटी सी नक्सलबाड़ी से निकल करके जो अपने हक के लिए एक लड़ाई ली, आज 100 से ज्यादा जिले अगर उसकी चपेट में है, वजह क्या रही? आतंकवाद जिस तरह से सिरवाए खड़ा हुआ है, वो वजह क्या रही? बेरोजगारी क्यों खड़ी हुई है? समस्या में कितना नुकसान हुआ? मैं कह रहा हूं कि बेरोजगारी क्यों खड़ी हुई है? पंजाब समस्या महिलाओं के साथ हमारा नजरिया क्यों बदल रहा है? कह रहा हूं नक्सलवाद कब से शुरू हुआ और कब तक कहां तक आया? आज जो है पंजाब की समस्या कहां तक गई और कितना नुकसान खाया इस देश ने? आज कश्मीर की समस्या कहां पर और कहां चली गई? जी जी जी, आज एक के बाद एक वेस्ट बंगाल की पोजीशन क्या है? सर सिर्फ हुक्मरानों की वजह से नहीं, मैं कह रहा हूं की वजह से नहीं कह सकते। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, हुक्मरान किसकी, कौन लोग जिम्मेदार है? कोई भी हो चाहे कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। चलिए मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी के लिए राजीव जी सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर बात वहीं पे आएगी कि आजादी के इतने साल बाद तक कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस उस सत्ता को, उस बलिदान, उसकी रक्षा नहीं कर पाई। सीधा सवाल ये उठता है, एक इनडायरेक्टली पंकज जी एक आरोप लगा रहे हैं, मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूं कि हम क्या वास्तव में समय रहते
सब्जेक्ट को नहीं समझ पाए, चुनौतियों को नहीं समझ पाए। सीधे कश्मीर की बात ही करते हैं, कोई लाख रुपए की बात नहीं है। पिछले 4 साल में जो कश्मीर की परिस्थितियां खराब हुई सबको मालूम है, और किसके संग सरकार थी, सेपरेटिस्टों की बात करते हैं उनके संग बैठ के भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार बनाई थी। इलेक्शन पास में आ रहे हैं, उससे पहले उन्होंने उससे सरकार तोड़ ली। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद की गरिमा में जाके देखना चाहिए। पहले की बातों को लेकर आप कब तक चलते रहोगे? राजीव जी 4 साल की बात 70 साल की नहीं, आप तुलना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 70 साल और 4 साल की तुलना में कह रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा। आप 70 साल का नहीं कर पाए, पंकज जी, 4 साल तक सर आऊंगा आपके पास। पंकज आप तो राम मंदिर की बात भी 20 साल से कर रहे हो, यूपी में आपकी सरकार है और पूर्ण बहुमत के संग है, कोई इसके अंदर पार्टनर नहीं है। दिल्ली में भी फिर क्यों बात करते हो? अगर कोर्ट पे किसी ने बात करी ना, अरे हमने तो अभी परसों ये कहा। सर सुनिए कोर्ट के निर्णय आने तो फिर क्यों बात करते हो? जब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल भी गर्म होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो बात कर रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपका सोच अलग है, मेरा सोच हो सकता है अलग होगा, मेरी पार्टी का सोच अलग हो सकता है। आपने मेरी बात की, मैं बोला नहीं, मैं मेरी बात कह रहा हूं, आपको सुनना चाहिए बड़े तरीके से। क्योंकि जब आप पिछले 4 वर्ष के अंदर सरकार में थे, आपने क्या कदम उठाया जिससे वहां की स्थिति अच्छी हुई हो? दुनिया के किसी अखबार में पढ़ लो, हिंदुस्तान के बारे में पढ़ो, मालूम पड़ जाएगा कि 4 साल में बद से बदतर स्थिति हुई है वहां की। जिस हालात के अंदर ये देश मुल्क हमको मिला था, उस हालात से लेके आज तक पहुंचाने के अंदर कश्मीर के अंदर खुद के अंदर भी जो विकास हुआ है, हम वहां पे कोई रेलवे मार्ग बनता है, कोई सुरंग बनती है, कोई सड़क बनती है, कोई एयरपोर्ट बनता है, उसका उद्घाटन करते हुए तो बड़ी बाबा इतने ऊपर लेते हैं, उसके पीछे काम किसने करा होता है उसकी बात ही करके 70 साल में तो अपनी बात करते हैं। जी लेकिन मैं 1 मिनट बात कर लूं। नहीं, मैं बिल्कुल आपको एक बार राजीव जी अपनी बात पूरी करें। मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ, इसलिए ये बात करनी छोड़नी चाहिए हमको। मेरे ख्याल से वास्तविकता पे बात करनी चाहिए। आज की तारीख के अंदर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो पहलू खान हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? जब आप बार बार नाम ले रहे हो कुछ चीजों का, आप खुद को जवाब देना चाहिए। क्या देश में इस तरह की असहिष्णुता सही है क्या? जिस तरीके का काला कानून राजस्थान के अंदर अभी आया कुछ दिनों पहले, जर्नलिज्म के ऊपर, पत्रकारिता के ऊपर, क्या आप उसके साथ के अंदर है क्या? अगर कोई चीजें हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम जब तक व्यापक मानसिकता नहीं रखेंगे, और ये तो आपको धन्यवाद देना चाहिए देश की जनता को कि इतनी बड़ी बहुमत के संग आपको सरकार दी। राजस्थान में भी, केंद्र में भी, यूपी में भी जो सुधार करना चाहते थे, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है कि ये काम हमको मौका नहीं मिला। जिनको भी आपने आरोप लगाया कभी भी कि यहाँ पे परिवारवाद है या यहाँ पे कुछ भी है, वो लोकतंत्र के चुने हुए लोगों ने सत्ता में आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल, 50 साल, 40 साल जितने भी साल शासन करा, कोई अधिनायकवाद की तरह नहीं करा। जनता ने उसको वोट दिया, लोकतंत्र की तरीके से शासन करा, जनता ने आपको वोट दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं। पहले आपको नहीं दिया था वोट, आपको स्वीकार करना चाहिए। उस वक्त जनता का मानस हमारे साथ था। अब आने वाले चुनाव के अंदर मानस क्या होगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, जो भी जनता दे गण को गणेश मान के उसके ऊपर काम करें। चलिए एक बार मैं आऊंगा, पंकज जी आऊंगा, एक बार दीपक जी को भी आप सुन लीजिए। जी दीपक जी, सवाल यहाँ पे ये है कि कितने साल किसने क्या किया? जैसे मैंने भी धर्मवीर जी से भी कहा था कि कुछ ऐसे रन बाकरे आजादी के वो सितारे जिन्हें आज हम कभी कभार, या तो किसी ने अगर उनका इतिहास पढ़ा है तो रगों में खून जब खोलता है और तो याद रखते हैं। कुछ लोग आज भी हैं ऐसे कि भगत सिंह की जन्मदिन कब आएगा, उनके शहादत का दिन कब आएगा, चंद्रशेखर आजाद का कब आएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हम पर्टिकुलर किसी चीज में डूबते जा रहे हैं? अगर अंबेडकर जी को याद किया जाता है तो सिर्फ इस नाम पे कि दलित हमारे साथ जुड़ने चाहिए, या ऐसा क्यों? अंबेडकर जी को यह सोच करके बनाया गया था कि वो दलितों के नेता होंगे, दलित हैं इस वजह से उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, संविधान के निर्माता बनाया गया था। ये कभी किसी ने नहीं सोचा। तो हमारी सोच क्यों बदल रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सोच में बदलाव कहीं ना कहीं वर्तमान संजय साहब ने सही कहा। इस संविधान को जो बनाया गया, ये संविधान जिस प्रकार से बना, इसे कई बार इसको जांच लिया गया, परख लिया गया। इस संविधान में कहीं से कहीं कमी नहीं है, कहीं ना कहीं सिर्फ इसको लागू करने में इसकी कमी है। हम कहीं देखें कि वर्तमान में सरकार अब कह रहे हैं कि साहब 70 वर्षों से किसी ने राज किया। कांग्रेस का राज्य तो पूरे देश ने देखा था, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया गया। पूरे देश में पूरे जनता ने कांग्रेस को वोट के माध्यम से सत्ता से हटाया। बीजेपी सरकार में आई। राजस्थान के अंदर में हम देख लें कि राजस्थान में ये कहने वाला कोई नहीं है कि बीजेपी आज ही है। यहाँ पे पिछले कई बारों से बीजेपी का राज यहाँ पे रहा हुआ है। राजस्थान की वर्तमान स्थिति कहाँ है? आज पूरे राजस्थान के अंदर में जिस प्रकार से किसानों की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ में व्यवहार हो रहा है,
ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। आप यहां पर पूरे चुनाव का समय आते ही हमको राम मंदिर याद आता है, चुनाव के समय में हम धर्म में बांटना प्रारंभ कर देते हैं। आप जब से आपने जोशी साहब आपने बात प्रारंभ की, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे हैं। प्रसाद मुखर्जी जी साहब के हत्या का आरोप जिन पर लगता है उनके साथ में आप सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने के बाद में उनके नहीं, हत्या का आरोप नहीं लगता। अरे आपको यही बताने की हत्या का आरोप किस पे लगा? आप कब सीख के आइए, श्याम प्रसाद मुखर्जी की हत्या पीडीपी पे थोड़ी लगा था भाई सर। अरे सरकार हत्या का आरोप किस पे लगा था? कौन सरकार में था उस दिन? कौन सरकार में था? किसकी जेल में गए थे? किसकी जेल में गए थे? ये बता करके आइए, ये बता करके आइए। अरे कहाँ आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं? रेफरेंडम की बात चलने वाली एक बड़ी खबर गुजरात से तड़ी पार रेफरेंडम कराने वाले क्या बात करेंगे आप? मैं माफी चाहता हूँ पंकज जी, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि देखिए जश्न आजादी के मायने इसी तरह के उलझन में फंसे हुए हैं। कैसे कह सकते हैं कि जश्न आजादी मना रहे हैं? कैसे उस शहादत को हम सलाम कर सकते हैं कि जब हम अपनी पार्टी की वकालत करें, अपनी विचारधारा की वकालत करें और देश से ऊपर उठ करके हमारे स्वार्थ को समझने लगे? तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि जश्न आजादी का मना पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सैल्यूट करते हैं मजबूत उन बुलंद हौसलों को, इस मुल्क के उस नौजवान को, लोगों को जिनकी रक्त में, जिनकी भुजाओं में आज भी आजादी के पहले का वो रक्त जब पढ़ते हैं उस बलिदान के बारे में तो खौल उठता है। और शायद यही देश की मजबूती है। मैं क्षमा चाहूंगा, समय कम है, खास खबर को यहाँ विराम दूंगा, लेकिन हम सीधे लेके चलेंगे इस जश्न आजादी के साथ साथ एक परिवार वो आजादी मना रहा है जो 36 साल बाद जयपुर के गजानन अपने परिवारजनों से मिल रहे हैं। इस वक्त हम सीधे ले चलते हैं आपको गजानन जी के पास।